बीजेपी की ईंट से ईंट बजाओ ना, क्योंकि बीजेपी में लोग कतराते हाय बीजेपी में नहीं जाएंगे, इनकी पार्टी में नहीं जाएंगे, इनको बर्बाद कैसे करेंगे, इनकी आइडियोलॉजी को खत्म कैसे करेंगे। पूरा अड्डा चला रही है, गैंगस्टर बन गए हैं ये और संविधान ये खरीद के बैठ गए हैं। तब दलित समाज को और बहुजन समाज जो है ये मुसलमान समाज के साथ मिलकर इनकी ईंट से ईंट बजा सकते हैं। उसके बावजूद भी तमाम लोग सुधरने को तैयार नहीं, बस उनको ये है कि नहीं जी अखिलेश भैया आ जाए, नहीं जी ये आ जाए, कोई नहीं आए। आपको ऐसे बंदे का इंतखाब करना चाहिए, आपको अपने वोट का सही इस्तेमाल करना चाहिए, जो आपकी बात करे, आपकी कम्युनिटी की बात करे, आपके नौजवानों की बात करे, आपकी बहू बेटी कोई भी हो, वो आप हो चाहे मैं हूँ, कोई भी हो, हमें ढूंढना पड़ेगा ऐसे नेताओं को पैदा करा जाता है। नेता ये नहीं तो ढूंढने की जरूरत आ गई, अब इलेक्शन सर पर है। आप देखिए ना, जो पार्टी आपकी बात कर रही है, जो नेता आपकी बात करे, वो बीजेपी में भी हो सकता है। मैं ये नहीं कह रही कि आप बीजेपी में जाने से परहेज करें, अरे बीजेपी में जाके बीजेपी की ईंट से ईंट बजाओ ना, इनको वहीं जाके इनको ध्वस्त करो, क्योंकि बीजेपी में लोग कतराते हाय बीजेपी में नहीं जाएंगे। तो जब तक हम लोग इनकी पार्टी में नहीं जाएंगे, इनको बर्बाद कैसे करेंगे, इनकी आइडियोलॉजी को खत्म कैसे करेंगे। तो इनकी आइडियोलॉजी को खत्म करने के लिए हमें इनकी पार्टी में घुसना जरूरी है, क्योंकि अगर कोई भी कंप्यूटर में वायरस आता है तो हमें कंप्यूटर में घुस के एंटीवायरस डालना पड़ता है जब हम इनका सफाया करते हैं। तो ये जो पूरा का पूरा इन्होंने एक पूरा अड्डा चला लिया, गैंगस्टर बन गए हैं ये और संविधान ये खरीद के बैठ गए हैं, जुडिशरी में सारे इनके लोग बैठे हुए हैं। तो उत्तर प्रदेश एक मिसाल है, इन्होंने गूंज दी, एक ऐसा इन्होंने सेटअप दिया है कि कह रहे हैं कि देखो मुसलमानों का ऐसे ही जेनोसाइड करो जैसे बर्मा में हुआ, और ऐसा होना चाहिए। और महात्मा गांधी को मारो, हर बार मारो, अगर महात्मा बनने की कोई कोशिश करे तुम नाथूराम गोडसे बन जाओ। नाथूराम गोडसे कौन था, पूरे आजाद भारत का पहला आतंकवादी था। तो एक आतंकवादी के लिए गूंज उठा रहे हो, इनको नजर नहीं आती उस शाहीन बाग को, जिस शाहीन बाग में लोग संविधान लेकर बैठे थे, जो फ्रीडम फाइटर को आइडियोलॉजी बनाकर स्पीच दे रहे थे। शाहीन बाग के आपने हजारों लोगों को जेलों में डाल रखे और आज भी जेल में सड़ रहे हैं क्योंकि वो संविधान की बात कर रहे थे। तो इस तरह नहीं होना चाहिए। अभी आप ये देखिए, वो तो सही वाली बात है कि जब भी अगर हम अपने हक की बात करेंगे तो हमारे मकानों पे बुलडोजर चलेंगे। आप देखिए कि अभी मध्य प्रदेश में बजरंग दल वालों ने, कई लाख बजरंग दल वालों ने उत्पाद मचाया, पूरे ऐसे ऐसे इलाकों से गुजरे, मुसलमानों को गालियां दी, मुसलमानों के मकानों को, दुकानों को लूटा, 50 लोगों पर FIR करी जनाब पुलिस वालों ने, तमाम के तमाम मुसलमानों के घर बुलडोजरों से गिरा दिए। तो ये जो कॉन्सेप्ट है कि सिर्फ एक मुसलमान को या एक मुसलमान कम्युनिटी को टारगेट करके उनको आतंकवादी बताते रहो, ये सही नहीं। तमाम कम्युनिटी को आगे आना चाहिए और ख़ासकर दलित समाज को और बहुजन समाज जो है ये मुसलमान समाज के साथ मिलकर इनकी ईंट से ईंट बजा सकते हैं। क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा दलित समाज, बहुजन समाज, मुसलमान है, यही एक हो जाए तो इनकी तो वैसे भी बैंड बजा देंगे। तो हम 3% ने क्या कहा ये क्यों देखें, हम उनको क्यों ना देखें जो कुछ बोलने को तैयार नहीं है। इतने सारे लोग होके तो मुँह पर दही जमा कर बैठे हो और ये सोच रहा हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हम तो वोट नहीं करेंगे। तो ये हमारा जो बेवकूफ़ी है कि हम ना तो इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं, ना हम इस बात पे ध्यान देते कि हमारी बेटी की मॉब लिंचिंग हुई, ना हम इस बात पे ध्यान देते कि हमारे बेटे का पूरा इन्होंने सत्यानाश कर दिया है। कभी हम कश्मीर पे उत्पाद मचा रहे हैं, कभी हम यहाँ मचा रहे हैं और कोई कुछ कहने वाला नहीं। हमका मुराद है हमारी सरकार। तो हमें सरकार को मज़ा चखाने के लिए एकजुट होना चाहिए और इनकलाब के लिए हमें सड़कों पर आना चाहिए, हमें प्रोटेस्ट करने चाहिए, क्योंकि जब जब प्रोटेस्ट होंगे, जब जब ये सरकार रास्ते पर आती है। तो कानून भी वापस नहीं हुआ क्या, इसके लिए फिर से आप सड़क पे उतरेंगे? सीए वापस हुआ नहीं हुआ, सीए तो पेंडिंग चला गया। दूसरी बात ये सीए इनके बाप की तो हिम्मत नहीं। मैं तब भी कहती थी कि सीए इनके बाप में हिम्मत नहीं है, लागू कर दें, क्योंकि भारत की कोई भी जेल ऐसी नहीं जहाँ ये 40 करोड़ मुसलमानों को जेल में डाल दें। और सीए कानून मुसलमानों के लिए तो नहीं था, मुसलमानों के लिए भी था। ये तो भारत के लोग समझ नहीं पाए, बेवकूफ़ मुसलमान समझ गए, संविधान लेकर बैठ गए। मोदी अगर मुसलमानों का दुश्मन होता तो पेपर भी मुसलमानों से मांगता। उसने नहीं कहा था कि आप सीए में मुसलमानों से पेपर मांग रहे, उसने कहा था पूरे भारत के पेपर चेक करेगा। उसकी वजह ये थी कि वो पूरे भारत में 80 करोड़ लोगों को वोटर बैंक से बाहर करना चाहता था। और शुक्रिया मोदी जी, आपने ये हरकत करी। उसके बाद आज पूरे भारत में लोगों ने अपने अपने पेपर सही करा लिए। किसी के आधार कार्ड में अगर एमन लिखा हुआ है तो मेल लिखा हुआ है, उम्र 17 साल लिखी हुई है, कलर कुछ और लिखा हुआ है। तो ये तमाम चीज़ें जो मोदी जी की बदौलत तमाम लोगों ने अपने अपने पेपर दुरुस्त करवा लिए हैं। और किसी के बाप में हिम्मत नहीं है कि हमें भारत से निकालें, हमारे पेपर चेक करें। और करने का तुम्हें इतना ही बुखार है मोदी जी, पहले हमारा वोट वापस करो, जिस वोट की ताकत से तुम भारत में आए थे। क्योंकि आतंकवादी के वोट से तुमने सरकार कैसे बनाई, जब भारतीय थे ही नहीं तो तुम सत्ता में कैसे आए। और अब तुम पेपर देखने की बात कर तो पेपर तुम देख कर रखो, क्योंकि बहुत जल्दी सत्ता परिवर्तन होने वाला है।
कह तो रहे हैं कि 300 प्लस आएगा। 300 प्लस तो कहने की बातें, तो गुजरात वहाँ पे भी बंगाल में भी सरकार बना रहे थे। इनका तो पूरा का पूरा डेटा निकल कर आ गया कि 70 से ज़्यादा पार नहीं कर रहा है। यही वजह है उत्तर प्रदेश में इमरजेंसी लगाने की पूरी तैयारी है। ये इमरजेंसी लगाएंगे, बीमारी लेकर आएंगे कि जी बीमारी आ गई, ये वाली बीमारी आ गई, वो वाली आ गई। उसके बाद ही सोच रहे हैं कि सितंबर तक इलेक्शन को टाल के फिर अच्छे से घबड़गोट करें और इतने में ये गरीबों को तेल पकड़ाएं, चावल पकड़ाएं, हर जगह मोदी जी का प्रचार करें ताकि ये लोग जीत जाएं। लेकिन ऐसा नहीं होगा। नेता का नाम है श्री राजेंद्र पाल गौतम जी। हम सब लोग, माननीय मंत्री जी, ये सब आपके सिपाही हैं। ये वो लोग हैं, माननीय मंत्री जी, ये एक एक सिपाही आपका वो है जिनको ओबीसी का आपने सदस्य बनाया है, आपने सलाहकार समिति का। आज हम आपके नेतृत्व में इनको संकल्प दिलाना चाहते हैं। आज इसीलिए इकट्ठा हुए हैं, इनकी खुद सबकी मंशा थी। इन सब साथियों ने मुझे कहा कि हम माननीय मंत्री जी को जो इतना बड़ा शांति पुरस्कार मिला है, हम उनका स्वागत करना चाहते हैं। और मैंने आपसे विनती की और आपने स्वीकार किया। हम सब आपके आभारी हैं और आपके नेतृत्व में संकल्प लेते हैं। आज हम, नया साल आने जा रहा है और नए साल में आपने भी मुझे कहा था कि जितने सदस्य हैं आपके हैं, जो मेंबर बनाए हैं, उनको कोठी पे इनवाइट करके आपने भी इनको खाने पे न्योता देना है। लेकिन ये सब साथी आपके नेतृत्व में आज नए साल जब आप बुलाएंगे, संकल्प लेना चाहते हैं कि आने वाले समय में जो भी लड़ाई आप अकेले लड़ रहे थे, उस लड़ाई में एक सिपाही के रूप में आपके पीछे खड़ा होकर ये नेतृत्व आपका जो है उसको स्वीकार करते हुए आपकी लड़ाई के अंदर भागीदार बनना चाहते हैं। और भागीदार बनके जो सपना बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने सजोया था, बाबा भीमराव अंबेडकर कोई ओबीसी से नहीं आते थे। और जब वो कानून मंत्री बने, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के प्रधानमंत्री काल में, तो उनके दिल के अंदर पीड़ा थी कि ओबीसी का इतना विकास इस देश में नहीं होगा, ये देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से कहा कि ओबीसी का कोई आयोग बनाइए आप। और जब उनकी अनसुनी की गई, उन्होंने कानून मंत्री से रिजाइन कर दिया था। और तब जाकर काका केलेकर आयोग बना था और इन लोगों ने उसको, काका केलेकर आयोग को लागू नहीं किया। और 77 में आके जब जनता पार्टी की सरकार बनी, इन लोगों ने फिर नारा दिया और ये ओबीसी के जो लोग हमारे साथी बैठे हैं इनको बहकाया और कहा कि आपके अधिकार, आपके हक की लड़ाई को हम लड़ेंगे, आप हमारी सरकार बना दो। और उनके बहकाए में आकर इन लोगों ने वोट देकर उनकी सरकार बनवा दी। और जब हमारे नेताओं ने, चाहे उसमें काशीराम जी थे, पासवान जी थे, शरद यादव जी थे, लालू यादव जी थे, माननीय मुलायम सिंह यादव जी थे, चौधरी देवीलाल जी से कहा, तो उन लोगों को बहकाने के लिए कहा कि वो तो पुराना आयोग हो गया और नया आयोग हम आपका बना देते हैं। और नए आयोग के रूप में बीपी मंडल जी को चेयरमैन बनाया। और उस समय भी उस आयोग को लागू नहीं किया। और फिर इन लोगों ने जब दबाव दिया, तो जिन लोगों ने वादा किया था ओबीसी के लोगों से कि हम आपका अधिकार देंगे, सरकार को गिरा दिया। हमारे ओबीसी का हक नहीं मिला। फिर जाकर हमारे इन नेताओं के नेतृत्व में जाके वीपी सिंह जी ने उनको कहा, वीपी सिंह जी को, कि या तो हमारे वीपी मंडल जी के आप आयोग की सिफारिशों को लागू करो, ना हम आपकी सरकार को गिरा देंगे।
और उन्होंने स्वीकार किया और इसको लागू किया। और दो चीज उसके अंदर मेन थी, अच्छी शिक्षा, नौजवान को नौकरी। ये दोनों चीज आज हमारी सरकार में माननीय केजरीवाल जी के नेतृत्व में, आपके नेतृत्व में ये हो रहा है। ये जो आपने जाति को तोड़ो, भाईचारे को जोड़ो और ओबीसी और एससी एसटी को जो आपने आगे बढ़ाने का मिशन चलाया है, अगर एक सिपाही जो आज यहां बैठा है, मैंने जो आपको कमीशन में सदस्य बनाया इसी बात के लिए बनाया साथियों कि वो कहावत है कि अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, चने को इकट्ठा होना होगा। और जो लोग आपके अधिकार को छीनना चाहते हैं उनसे के सामने खड़ा होकर अपनी ताकत को दिखाना होगा जब आपका अधिकार मिलेगा। और हमारा सौभाग्य है और खास तौर पर मेरा सौभाग्य है, जिस कमीशन का मैं चेयरमैन बना हूं, जिस कुर्सी पर माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने मुझे बैठाया है, सबसे बड़ा सौभाग्य मुझे इस बात का है कि मुझे माननीय राजेंद्रपाल गौतम जी जैसे मंत्री जी का नेतृत्व मिला है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।